आदाब नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू का एक ताज़ा तरीन शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं प्रोग्राम की मेज़बान तमसील खान। नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि आज के प्रोग्राम में हम आपके मेल्स के ज़रिए भेजे हुए सवालात प्रोग्राम में शामिल करेंगे और सबसे ज़्यादा सवाल जो हमें मौसूल हुए हैं वो ड्रग एडिक्शन के हवाले से है। ड्रग एडिक्शन के हवाले से पहले प्रोग्राम में क्या बात हुई है, आइए पहले एक नज़र उस पर डालते हैं। इस वक्त हमारे समाज को बंदूक से ज़्यादा नशे ने तबाह कर दिया है। हर घर में ये नशा पहुंच चुका है और इसमें सबसे ज़िम्मेदारी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये एक वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे को किस तरह रोकेगा। इसमें फिर जो दूसरी चीज़ जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज़, हम पुलिस की बात करें, उनका सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज इसमें सिर्फ घर की बात होती है, वालिदैन की बात होती है। वो अपने बच्चे को किस तरह से तैयार करे कि ये एक ऐसी लानत है, इस लानत से कैसे दूर रखा जाए। और इसमें सबसे ज़िम्मेदारी हमारे यहाँ कश्मीर में इस्लाम को रेडिकल किया गया है। मैं उन मौलवियों से बात करना चाहता हूँ जो मस्जिदों में वाज करते हैं, उनको हमेशा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। हमारे मज़हब ने इसको बहुत ही नकारा है, इस नशे को, और जो नशा करते हैं वो अपने मज़हब से दूर होते हैं। हमें समाज को इस चीज़ से बचाना है, अपने यूथ को बचाना है, तभी जाके हम तरक्की करेंगे। लेकिन मैं इस माध्यम से और भी एक बात कहना चाहूँगा। रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा था कि वाइन शॉप्स की परमिशन यहाँ पे दी गई है। कश्मीर इस चीज़ से अभी पवित्र है। अगर पवित्र ही रहता है तो ठीक बात है। अगर अभी यहाँ का यूथ ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जब आप इस तरह से आम खुलेआम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे वाइन शॉप्स के लिए, तो फिर बताइए क्या होगा। फिर तो मंशात की तरफ और भी तवज्जो रायगान होंगे वो बच्चे। तो इस माध्यम से सिर्फ आम इंसानों पे पेरेंट्स की बात की, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर ये चीज़ नहीं है वहाँ पर उसको रोक दीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल्कुल परेशान हाल है। हम करें तो करें क्या। इसी में लोग जो ग्रेजुएशन है, पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले लोग हैं, वो घर बैठे हैं। वो नशा ना करें तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर वो कहीं बाहर जाके पत्थर ना मारे तो और क्या कर सकते। जब उनका ब्रेन वॉश ख़राब हो गया, मर गए घर में, लॉकडाउन, हड़ताल, आज ये बंद है, आज वो बंद है, आज ऐसे चलना है, आज वैसे चलना है। जो पढ़ाई करी, माँ बाप ने ज़मीन बिक्री करके उनको पढ़ाया लिखाया और वो बेचारे केले बेचने के लायक भी नहीं रहे, तो वो चरस ना पिए तो क्या कर सकते। जी, मेरे ख्याल से जो कश्मीर में चाहे मतलब जो लड़के हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, मतलब वो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग्स में। मैं खुद आई विटनेस हूँ। मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ ऐसे केसेस देखे हैं। जो लड़के हैं, चाहे पीएचडी करके हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इवन लड़कियां भी बहुत इन्वॉल्व हो गई है ड्रग्स में। ये मेन पहला कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न जो हम पहले कह रहे हैं ना कि मतलब डेवलपमेंट। मुझे लगता है पहली चीज़ यही है, क्योंकि जो यूथ है वो तो फ्यूचर है ना कंट्री का, एक सोसाइटी का। जब वही नहीं रहेंगे तो मतलब फिर आगे हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो नशे से इंसान को दूर रख सकते हैं। सपोर्ट्स पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे है नहीं जम्मू कश्मीर में। सपोर्ट्स ही अदब सिखाता है, सपोर्ट्स सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो नशे की जो यहाँ पे महामारी है, सिर्फ एक सपोर्ट से इसको ख़त्म कर सकते हैं। बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो ड्रग्स पाकिस्तान से सप्लाई हो रहा था बहुत कम था। दैट इज़ ब्राउन शुगर, वो जो बॉर्डर एरिया से सप्लाई किया जा रहा है। और उसकी प्राइस जो पहले थी, 1 ग्राम ब्राउन शुगर का जो सप्लाई होता था वो होता था 2000 रुपीज़ में। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वही ड्रग्स 1000 में सप्लाई किया जा रहा है और हर एक चौराहे पे मिल रहा है। उससे पहले यहाँ पे आप सब जानते हैं कि कश्मीर में ड्रग्स का, ब्राउन शुगर का कोई प्रोडक्शन नहीं है, ना कि इंडिया में है। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इसको कौन बैक कर रहा है? ये यूथ में ला कौन रहा है और यूथ इसमें पढ़ कैसे रही है? सबसे पहले एंटरटेनमेंट के लिए जो यहाँ पे मीडिया है, जो मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती है, उन पे जिस तरह से ड्रग्स को पेश किया जाता है, जिस लेवल से पेश किया जाता है, तो बच्चा उसको एक फ़ख्र के तौर पे पहले स्टार्टिंग में उसको इस्तेमाल करता है। तो बच्चे को अगर देखा जाए कि उसमें उतना डिप्रेशन नहीं होता है, कोई बड़े लेवल का डिप्रेशन नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो उसका सहारा ले ले। तो इन चीज़ों को जब दिखाया जाता है मीडिया के तौर पे, मूवीज़ के द्वारा दिखाया जाता है, तो बच्चा उसको एक फ़न के तौर पे या अपने आप को कुछ ऊपर दिखाने के तौर पे वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। एक कौम को, जैसे एक बॉडी के लिए, एक इंसानी जिस्म या किसी भी जानदार के जिस्म के लिए खून का बहना ज़रूरी है, उसी तरह एक कौम की तरक्की के लिए नौजवानों का चलता फिरता रहना और वाइब्रेंट रहना बहुत ज़रूरी है।
और जब किसी कौम को टारगेट किया जाता है, नौजवानों को नशे में मुब्तला करने के लिए सबसे पहला वार होता है, पहली चीज़ होती है कि वो यूथ को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से मान लो एक कौम जो होती है एक जिस्म की तरह होती है और उसमें बहने वाला खून नौजवान होते हैं। जब ये खून ही चलना फिरना बंद हो जाए तो जिस्म की हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है। और पिछले जो नामसाइद हालात हैं, लेट्स नॉट मेक एन एक्सक्यूज़, बट इट वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि इस टाइम के दौरान जो 30 साल का हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, जो टाइम स्केल ले रहे हैं, उसमें एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था दोनों तरफ से। मैं एक ही साइड को बार बार ब्लेम नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ लोगों ने अपने नैरेटिव्स को खड़ा करने के लिए लोगों की जाने वैसे ही खून बहा के अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाया, और कुछ लोगों ने इसको एज हथियार, एज करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया। मे बासान अमिक जिम्मेदार पाने पाने अम खतर बच्चे पन तैयार कर कि यह ड्रग्स गो क्या। यमिस बच्चस न पई आस सिगरेट कतिश सिगरेट अत मज कह, ये ड्रग्स वनो अत मन बड़ बड़ पिलर, बड़ बड़ एजेंसी यम इन्वॉल्व अत मज, यम सान नौजवान सान बुजुर्गन ड्रग्स करना। सबसे पहले शुरुआत तो घर से ही होती है। घर में सबसे जो एक फुकदान जो हो गया है, एक वैक्यूम जो पैदा हो गया है, वो है कनेक्ट बिटवीन पेरेंट एंड द चाइल्ड, वो ख़त्म हो गया है। आज हम देखते हैं कि बच्चा सुबह 12 बजे उठता है, एक हिम्मत नहीं होती है पेरेंट को बच्चे के रूम में जाने की, तो ये करेक्ट ख़त्म हो गया है। उसके साथ साथ जो स्कूल्स में है, स्कूल्स की बात की आपने, या सोसाइटी में है, सोसाइटी में ये होता है कि हमको पता है कि यहाँ पर बंग की काश्त हो रही है। बेसिकली अगर मैं कहूँगा, थोड़ा इलाबरेट करूँगा मैं इसको, कि ये हमको वापस बाउंस बैक हो रहा है। हम कहते थे 80s में 70s में काला सोना हम बाहर बेचते थे, लेकिन वही काला सोना अब हमारे लिए बन गया है, दर्दसर बन गया है, हमारे बच्चों के लिए दर्दसर बन गया है। तो ये वापस आ गया है हमारे लिए। वो कहते हैं ना कि जैसा आपने बोया वैसा आप काटोगे। जम्मू कश्मीर में मंशियात की इतनी बुलंदी पिछले 30 साल के नामसाइद हालातों की देन है। ये सबसे बुरी और सबसे बड़ी देन है हमारे कौम को। अगर नामसाइद हालात नहीं होते तो शायद आज की डेट में जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में, जो अभी एक बाज़ वसूख ज़राए से एक सर्वे हुई है, आउट ऑफ 10 यूथ 7 आर इनटू ड्रग्स, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, ख़ासकर मसाजिद और ये जो हमारे ज़ियारतें हैं, यहाँ पे जो हमारे मौलवी साहिबान हैं, उनको हमें एजुकेट करना है ताकि वो लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि अभी भी हमारे वादी कश्मीर में मस्जिदों की अफादियत बहुत बुलंद है। अगर हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाना है, अभी हम एमेच्योर स्टेज में हैं। जिस वक्त हमारा कश्मीर हार्डकोर स्टेज में चला जाएगा, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। हम सब बखूबी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ही, हमारे हमसायगिरी में हम कहीं ना कहीं पे या तो पॉपी की कल्टीवेशन करते हैं या तो भंग की कल्टीवेशन करते हैं। ये बोलना सही नहीं होगा कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम इसके बावजूद चुप करके बैठते हैं क्योंकि वी प्रेफर इकोनॉमिक वैल्यू एट द कॉस्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो जब तक हम नहीं इस चीज़ को बंद करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीबडी कमिंग फ्रॉम हेवन और हेल टू कम एंड स्टॉप इट। हम अपने यूथ को उस दलदल में फेंक रहे हैं जहाँ से वो वापस नहीं आएगा। आई ऑनेस्टली स्पीक यू, क्योंकि मैंने देखे हैं कैसे मरते हैं ये बच्चे इस पे। लेकिन अब हर एक चीज़ पे गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराना, गवर्नमेंट को या पॉलिसीज़ को, ये गलत चीज़ है। बीइंग अ पेरेंट हमें अपने बच्चे को देखना है। हमारी अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, ये हमारी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे हाथ में ये चीज़ें। As we all know that drug addiction is one of the worst addiction. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स आते कहाँ से? जब ये आते हैं तो बाय रोड ही आते होंगे या फिर बाय एयर आते होंगे? यहाँ पे कई सारे इलाके हैं जहाँ पे चलो जहाँ पर बनते हैं ना, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ के ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो क्यों सोए हुए हैं? वो वहाँ पर चार्जेस क्यों नहीं उठाते? वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं उठाते ताकि वो जो हमारे ड्रग्स जहाँ पर पैदावार होती है उनकी, वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो ताकि उनकी पैदावार कम हो जाए। तो इसकी वजह से जब ड्रग्स नहीं बनेंगे तो ड्रग एडिक्शन ऑब्वियसली। मैं इनसे एग्री करती हूँ। कहाँ से आ रहे हैं बेटा? यही ड्रग नहीं है जो हवाई वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। हम अपने घर में, आप देखें, मैं पटन में मिली हूँ एक लड़की से, वो पॉलिश खा रही थी
बेटा आपने कहाँ से सीखा? घर से। वो ऐसे ही पॉलिश करती थी शूज़ों को, वो आज उसने खुद को ऐसा बना दिया तो मैं तो हैरान रो पड़ती हूँ। हम घर से इन चीज़ों को जन्म देते हैं, हमें घर से ही थोड़ा सा एड्रेस इस पर करना चाहिए। जहाँ तक ड्रग एडिक्शन का सवाल है, ये इसके मल्टी काजेज़ हैं, बहुत सारे काजेज़ के। अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका एक काज है। कैसा है, क्यों है? क्योंकि एन आइडल मैन ब्रेन इज़ डेविल्स वर्कशॉप। जब एक आदमी बेकार रहता है तो उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव्स आता है। ये जो ड्रग्स है ना, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। हमारे स्कूल में लास्ट ईयर एक प्रोग्राम था ड्रग डी एडिक्शन। मैंने उस दिन भी बोला था, आप दो आदमियों को लाइए, एक जो ड्रग ले रहा है और फंसा हुआ है, दूसरा जिसने ड्रग लिया है उससे निकल चुका है। हम उससे रियलिटी सुनते। तो ये ड्रग जो है, इसके पीछे मास्टर माइंडेड बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि एक बार कोई आदमी ड्रग लेता है, देन वो एक आलू जैसा बनता है। जिस तरह से उसको आप यूटिलाइज करेंगे, वैसे उसको बोलेंगे आप थ्रो करो, ये करो, ये करो, नीचे सो जाओ, वो करेगा। इसीलिए ड्रग्स के पीछे बहुत बड़े लोग हैं। ये छोटे लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। आप इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमारे जो एजुकेशन है उसमें कुछ कमज़ोरी आ गई। हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में मॉरल एजुकेशन पर बहुत सारे चैप्टर्स हुआ करते थे। तो अब जो नई एजुकेशन है वो NCERT पर आ गई, तो हमारी मॉरल एजुकेशन ख़त्म होगी। जो हमारी माएँ हैं घर में, वो घर में उगाती है पॉपी सीड्स और उनको उसके पैसे मिलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे। तो कोई आदमी घर आता है, वो उसको देता है 1 किलो के, जैसे कि 1000 2000, तो लालच में आके वो बेच देती है। फिर रास्ते में उनको पुलिस पकड़ती है, तो वो लोग उनको मतलब करप्ट करते हैं, पैसे देते हैं और उनको छुड़ाते हैं। तो फिर वो जाके दूसरी कंपनीज़ में जाके वहाँ से वो उसको पाउडर बना के आता है, अफ्यूम, और यहाँ के जो यूथ है वो वही यूज़ करते हैं। इसकी बड़ी वजह है हमारे घर में जो माएँ हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि इसको मत उगाओ, वो ये जो भी दुनिया में जो भी क्राइम हो रहे हैं ना, वो सब ड्रग्स की वजह से हो रहे हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्योंकि अगर हम देखें, इसके जो टारगेट होते हैं, जो ड्रग पहले लेता है वो एक टीनेजर होता है। उसकी जो समझ होती है वो इस काबिल नहीं होती है कि वो डिफ्रेंशिएट करे बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इसलिए हमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए अवेयरनेस कैंप्स इसके रिलेटेड कि क्या क्या इसके नुकसानात हैं। अवेयर करना हमें पर्टिकुलरली टीनेज को। यहाँ कोई पूरा मुसलमान ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से भी दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, कोई नहीं है जो अपनी सोसाइटी को देख रहे हैं कि हम इस दलदल में फंसे जा रहे हैं और फंस गए हैं। लेकिन कोई भी इसको बचाने के लिए तैयार नहीं है। पता है ड्रग कहाँ से आता है, कौन देता है, कैसे लेता है और किसके लिए लेता है। बस सारी लड़ाई यहाँ पैसों की है, इक़्तिदार की है, कुर्सी की है। यहाँ नहीं पड़ी है कि यहाँ की यूथ बच जाए, यहाँ की सोसाइटी बच जाए, यहाँ की कश्मीरियत बच जाए। हम वापस उसी बेसिक टॉपिक पे चले जाते हैं, व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन, क्या है, कहाँ से आया, व्हाट इज़ द कॉज। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो लॉज हैं, लॉज आर ऑलरेडी इन प्लेस। सिर्फ प्लेस में दे आर ऑलरेडी ओनली ऑन पेपर, नॉट इन प्रैक्टिस। हम जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स, हमने बोला अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉज। जो एम्प्लॉयड है वो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं। एंड जो हमने लॉज, हमने नहीं, जो पार्लियामेंट या जो बाकी लेजिस्लेशन है, वो वहाँ से जो लॉज आते हैं वो इम्प्लीमेंट तो होते नहीं है, दे आर ऑल ओनली ऑन पेपर। और जब हम बोलते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, ये एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा। ये एक यूनानिमस एफर्ट बनाना है कम्युनिटी में, और तब साथ में चल के आगे जा सकते हैं। ऐसे एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पे बाकी चीज़ें होती हैं। डे बाय डे बहुत सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस जब आता है इसका, प्रैक्टिकली में ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसमें वजह ये है, ये एक सोशल इशू है। हम बेसिकली इसको किस हिसाब से लेते हैं कि नहीं, चलो कहाँ को ड्रग एडिक्ट, कहाँ को ये वल मारोन, वल पुलिस स्टेशन सोजोन, वल बंद थामोन, घर से इसको अलग कर देंगे। ये एक ऐसा इशू है, बेसिकली इसमें कोई भी किसी भी टाइम पे इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम सोपोर की बात करें या ऑल ओवर अक्रॉस कश्मीर की बात करें हम, तो जो ये ड्रग अब्यूज़ हैं, ये कर्स हैं। आज के जो ये एक डिज़ास्टर माना जा रहा है, और हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ड्रग अब्यूज़ में। अब क्या चीज़ है, क्या कौन से मेजर्स उठाने हमें पड़ेंगे? ड्रग्स तो इंसान तभी लेगा जब एक बंदे की, एक बच्चे की अच्छी काउंसलिंग ना हो। या हम देखिए, हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है,
गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे ताउन करे सोपोर में, ताकि जो हम यहाँ पे सुनते हैं सोपोरियंस के बारे में कि सब इन्वॉल्व है इसमें। देखिए ये तो फ्लाइट से नहीं आता, ये तो बाई ट्रांसपोर्ट तो नहीं आता। ये कोई एक जगह है यहाँ पे सोपोर में जहाँ से ड्रग की पैदावारी होती है। जब हमारे बच्चे आते हैं स्कूल से वो पार्क में जाए, यहाँ सोपोर में किसी जगह कोई पार्क नहीं है बैठने के लिए कोई कुछ करे। यहाँ ये बच्चा बाहर निकला वो सड़क पर बैठता है, सड़क पर बैठ के वो क्या करेगा, कितने देर तक बैठेगा मैडम वो सड़क पर। उसका तो टेंशन है, एक तो काम नहीं उसको मिलता, दूसरा तो उसको कारोबार नहीं मिलता, तीसरा तो उसको बैठने के लिए अब जगह नहीं है। अब वो ड्रग्स नहीं करेगा और क्या करेगा। हम सारे लगे हैं आज की डेट में, वी आर ऑल अबाउट कि नहीं पैसा कहाँ से आएगा। अगर हम देखेंगे घर में मदर है, घर में फादर है, दोनों वर्किंग है, उनको पता ही नहीं है बच्चा कब आया स्कूल से, बच्चा कब गया स्कूल, बच्चे ने क्या किया। वो भी एक मुझे लगता है एक वजह है जिससे हमारे जो यूथ हैं वो ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जाते हैं। When we can contain militancy at the peak level, why cannot we get rid of this drug menace over here? When we can do hurdles, we are a big country, we are a powerful country. आप कह रहे हैं ड्रग यहाँ हम उगाते नहीं हैं, then where from it comes? It comes from outside. It comes from in the form of general drugs, in the form of unique general drugs. जो छाती के लगता है, जो साइकेट्री के लिए लगता है, those are being utilized over here. हम तो नहीं उगाते हैं ना। मैंने कॉलेज में पढ़ा है, यहाँ सारे मेरे कुलीग्स हैं, हाजी साहब हमारे यहाँ पर है, ये मेरे कुलीग थे। हम ड्रग नहीं लेते थे, क्यों नहीं लेते थे? हमारे पास ये स्ट्रक्चर ही नहीं था। आज स्ट्रक्चर है, there is a big structure, there is a big conspiracy against this. Conspiracy, I will prove it. Leaving aside political, I am not a political man. I am a general person. I request over here the force, police, and take some assistance from good persons from the society. You can do it within 3 months. If you cannot do it, give me a chance. पिछले 50 साल से मैं फार्मा यानी कि ड्रग से वाबस्ता हूँ और मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि यहाँ कश्मीर में हो रहा है, 99% आउटसाइड कश्मीर से आ रहा है। जिस तरह से यह फ्रूट्स यहाँ से जा रहे हैं, इसी तरह से वो कोरेस की और कोडिंग के बक्स यहाँ आ रहे हैं। लेकिन कौन बेच रहे हैं, कौन ला रहे हैं, कहाँ से परचेज हो रहा है, कौन सेल कर रहे हैं, ये बड़ा स्कैंडल है। लेकिन इसमें जब तक गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक ड्रग मिनीस की बात है, जो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे उगाया जाता है, मैं इनको बताना चाहूँ कि यहाँ पे उगाया नहीं जाता है, नेचुरली कुछ चीज़ें यहाँ उग जाती है। यहाँ अब लोग चरस या सिगरेट नहीं पीते हैं, यहाँ लोग LSD लेते हैं, कोकीन लेते हैं, यहाँ ब्राउन शुगर लेते हैं। और वो आता कहाँ से है, कहाँ से आता है वो? ऑब्वियसली वो तो यहाँ कहीं ज़मीन से तो उग के नहीं आता। ड्रग से बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है। जो हमारे आने वाला फ्यूचर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमें पहले अपने घर से स्टार्ट करना है। अगर हमारा बच्चा सुबह निकलता है, उसको पूछना है कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, या अगर हम बच्चों को पैसे दे रहे हैं वो किस चीज़ में उस चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर बच्चा वहाँ से वापस आ रहा है, माँ बाप को बहुत ज़रूरी देखना होगा कि अपने बच्चों को देखे। आजकल तो सीधे पता चलता है, होंठों से सीधे पता चलता है कि हमारे बच्चे ड्रग्स लेते हैं। तो यहाँ हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 साल से हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हम ड्रग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी हमें कॉल्स आती है किसी भी पेरेंट्स से कि हमारा बच्चा आज ड्रग्स छोड़ना चाहता है, क्या आप जवाब सुनना चाहते हैं? हमें क्या मिलता है? क्या हमारा नौजवान ड्रग्स छोड़ना चाहता है, क्या आप इसका कहीं पे इलाज करवाओगे? जब भी मैंने श्रीनगर, बड़गाम किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में फ़ोन किया कि जनाब हम इस बच्चे को आपकी ये यहाँ एडमिशन करवाना चाहता है, ये रिहैब होना चाहता है, वहाँ पर सिर्फ एक जवाब मुझे मिला कि जनाब ये तो फुल है, हमारा रह भी फुल है, हम एडमिशन ही नहीं ले सकते। अरे जनाब, अगर आप यहाँ के एक बच्चे का एडमिशन नहीं करवा सकते, वहाँ पे उन बच्चों को रहब नहीं करवा सकते, करना क्या है? जब हमारा नौजवान अभी मर रहा है, वो छोड़ने पर भी आ रहा है, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देगी। क्या हम जिम्मेदार है इसके? क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है? क्यों आया यहाँ इतना ज़्यादा ड्रग एडिक्शन? क्यों हुआ आखिर हमारी वादी में? हर दूसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व है। क्या वजूहात है? आइए जानते हैं हमारी पब्लिक से। इस वक्त जो ड्रग है वो काफ़ी आम हो रहा है।
नौजवान जो है 18 to 25 या 30 तक की काफ़ी सारे ड्रग्स ले रहे हैं। कोई कभी मानो लाइफ में एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई करके अनएम्प्लॉयमेंट होते तो उसकी वजह से ड्रग लेते हैं। तो ये ड्रग काफ़ी सारा आम होया। आजकल आपको पता है नौजवान में लव की बीमारी जो है वो आम हो चुकी है। उसमें भी वो ड्रग लेते, कभी गर्लफ्रेंड धोखा देती है या बॉयफ्रेंड धोखा देता है, उसमें ड्रग वो लेते। ड्रग के बगैर हम उनको इनके हाथ में न्यूज़पेपर दे सकते हैं, मैगजीन दे सकते हैं, या कोई ले सकते हैं ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड फुटबॉल और क्रिकेट हो जो खेलते, तो हो सकता है उसमें भी उससे भी काफ़ी सारा इन पे माना असर पड़ेगा। अगर अब अपने बच्चों को बचाना है, उसको तालीम की तरफ लगाना, और माँ बाप को फ़र्ज़ बनता है नेक कामों पर लगाना है, अच्छी तालीम देना है, और वो ड्रग से बाज आएंगे। माँ बाप को फ़र्ज़ बनता है कि फिर ड्रग की तरफ न जाएंगे। अगर बच्चा आवारगर्दी करेगा वो ड्रग की तरफ जाएगा। अगर काम ये घर पे उसको हिफाजत नहीं रखेंगे वो ड्रग की तरफ लगेंगे। हम आजकल ये नहीं देख रहे कि हमारा बच्चा घर से निकला, ये शाम को टाइम पे वापस नहीं आ रहा है, या हम इसको मतलब इतना पैसा भी देते हैं, ये नहीं सोचते इसने किस पर खर्च किया, क्या किया। इनके स्कूल नहीं जाते, हम कभी कभी विज़िट नहीं करते, देखते नहीं कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है। इसमें हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ। और दूसरा ये भी मतलब माशरे में बहुत फैल रहा है ये ड्रग्स का ना, ये तो ये अब कोई एक बच्चा ले रहा है, दूसरा उसके साथ, वो ये फैलता जा रहा है। इसमें हमारी भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना है, देखना है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, या ये शाम को वक्त पे घर आ रहा है, या इतने पैसे ले रहा है तो किस वजह से ले रहा है, ये खर्च किस चीज़ में कर रहा है। आप हमें बताएं कि आपने ड्रग की शुरुआत किस तरीके से की? मैंने ड्रग की शुरुआत की चरस से पहले, और मैं निकलना चाहता था ड्रग के साथ। मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ ट्रीटमेंट मिली बहुत अच्छी तरीके से। मैंने बहुत कोशिश की निकलने के लिए, मुझे मेहनत लग गई थोड़ा सा। अल्लाह का शुक्र है आज मैं ठीक हो गया। मैं अपील करना चाहता हूँ सब लोगों से, ये बहुत गलत चीज़ है, इससे बहुत नुकसान पहुँचता है अपने आप को, घर वालों की इज़्ज़त भी ख़राब होते हैं, और हमारे वो जो माहौल है उसका भी ख़राब माहौल लगता है सबके साथ। एवरी कॉर्नर से हम बात करेंगे कश्मीर के, तो ये जो ओपियोइड के केसेस है बहुत बढ़ रहे हैं। ओपियोइड में खुसूसन हम देख रहे हैं, पहले पेन किलर्स लाइक स्पास्मोप्रॉक्सिवन का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे, बट रिसेंटली जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो चेंज होके हम देख रहे हैं कि हेरोइन का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड हेरोइन में बहुत सारे हम देख रहे हैं हाई रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। हाई रिस्क फैक्टर हेरोइन में अगर हम देखेंगे HIV HCV केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, या दूसरी हम देखेंगे जो हमारे यूथ में हम आजकल देख रहे हैं एडोलेसेंस में अर्ली डेथ्स बहुत हो रही है, एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, चोरियां बहुत हो रही है, या ऐसे ही केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं ये जो हेरोइन अब्यूज़ है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉस्टली ड्रग। इसमें हम देख रहे हैं कि एक पेशेंट जो होता है वो डेली अगर कंज्यूम करता है 1 ग्राम अप टू 1 ग्राम या 2 ग्राम, 1 ग्राम यहाँ पे का अगर हम प्राइस देखेंगे 5000 आता है, तो वो डेली 5000 अरेंज करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, लाइक चोरियां बहुत हो रही है, ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से पेशेंट्स का फ्लो आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, पेशेंट इसमें चले गए हैं। आने वाले टाइम में इवन कुछ सालों में हमारा जो यूटी है, इसकी ये हालत होगी कि हर एक घर में आपको एक ड्रग एडिक्ट मिल सकता है। कि अगर इस पे रोकथाम नहीं हुआ इस टाइम, तो आने वाला जो हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही डार्क स्टेज में चला जाएगा। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हमारी एक सोसाइटी में जो है कि जो पेरेंट्स रहते हैं उनका कुछ एटीट्यूड बनता है कि यूजुअली देखने में आया है कि उनका ये रहता है कि मेरा जो बच्चा है इसको इंजीनियर बनना है या इसको डॉक्टर बनना है, लेकिन उसमें वो सारी स्किल्स नहीं होती हैं। तो उस चीज़ को लेके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को लेके बच्चा पूरा नहीं कर पाता है। उसके बाद उसमें एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट, उस स्ट्रेसफुल इवेंट से को डील करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए उसको कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, तो वो इस चीज़ में चला जाता है। नो डाउट उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है कुछ समय के लिए, बट एट द एंड जब लॉन्ग पीरियड में उसके बहुत सीवियर रिपरकशंस होते हैं और वो आगे जाके बहुत दूसरी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने देखा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना है, क्या मकसद है इस इंस्टीट्यूट? जी,
आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका नाम यूथ डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की फैसिलिटी है, एक ओपीडी फैसिलिटी है, एक इन पेशेंट फैसिलिटी है। ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आ जाते हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं, अपने माँ बाप को के साथ आ जाते हैं और उनको हम लोग हेल्प कर लेते हैं, उनका असेसमेंट होता है और उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन उस ओपीडी में कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है कि वो घर में नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने कई एनजीओ से बात की जिनका यही कहना था कि जब हम फ़ोन करते हैं यहाँ किसी को लेके आने के लिए जिसको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप मना कर देते हैं, इसकी क्या वजूहत? मना करने की वजह यही है क्योंकि हमारे पास इन पेशेंट फैसिलिटी है, बनी हुई है, सारे हमारे पास 50 बेड कैपेसिटी है, लेकिन हम उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इशू विद द इलेक्ट्रिक। ये जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उस पर काम चल रहा है। होपफुली विद द नेक्स्ट 1 मंथ वो हमारा इशू एड्रेस हो जाएगा। स्कूल्स का, पेरेंट्स का, एज अ सोसाइटी हम सब का बहुत बड़ा रोल बनता है अवेयरनेस में। आप अवेयरनेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर हमें इस सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करना है तो पुलिस अकेले नहीं कर सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अकेले नहीं कर सकता है, हम लोग सरकार अकेले नहीं कर सकता है। इसमें हम सबको आगे आना है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो टीचर्स हो, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जब भी मैं देखता हूँ इन बच्चों को जो एडिक्शन में जाते हैं, अगर ये हमें पहले ही स्टेज में मिले शायद ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ये उतने लेट आ जाते हैं जब ऑलरेडी ये डिपेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके होते हैं। और एक ही नहीं बल्कि हम लोग इनको मल्टीपल ड्रग अब्यूज़ डायग्नोज कर लेते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा ड्रग्स एट अ टाइम उस वक्त ले लेते हैं। तीसरा, जो पेरेंट्स की मैं देख रहा हूँ कि इन्वॉल्वमेंट, हर किसी को पता होता है कि ये बच्चा नशा कर रहा है, इसके रिश्तेदारों को पता होता है, इसके टीचर्स को पता होता है, मोहल्ले के लोगों को पता होता है, लेकिन एक फैमिली यूनिट है खासकर पेरेंट्स जिनको नहीं पता होता, जिनको सबसे लास्ट में पता चल जाता है। आखिर क्यों? क्या उन माँ बाप को नहीं पता है या उन माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट में नहीं है? तो मैं चाहूँगा कि अगर एक माँ बाप की अच्छी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाए अपने बच्चे के अंदर, ड्रग एडिक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ये बच्चा बहुत देर तक छुपा सकता है। तो सिर्फ एक कॉन्शियस, इन्वॉल्व्ड, इन्फॉर्म्ड पेरेंट होने की ज़रूरत है कि हमें बहुत पहले ही ये पता चल जाए। सेम इज़ ट्रू विद द टीचर्स, सेम इज़ ट्रू विद द स्कूल अथॉरिटीज़ कि अगर हम सिर्फ अपने स्कूल की बात करें कि मैं अपने स्कूल को ड्रग फ्री कैंपस बनाऊंगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने टीचर्स को ये ट्रेनिंग दें कि वो किस तरह से उन बिहेवियर्स को नोट करें और किस तरह से उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए ताकि हम इन बच्चों को हम अलग ना करें, उनको हम स्टिग्मेटाइज ना करें, बल्कि इनको हम एक मौका दें। गलती हम सब से हो जाती है, इनको हम मौका दें और इस सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करें। नाजरीन, बुरा कोई नहीं होता, बुरा हालात बना देते हैं और हालात से लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है और इकट्ठा होकर अवेयरनेस फैलाना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है हम सब की। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की ड्रग एडिक्शन के हवाले से और आप तक कई लोगों की बाइट्स भी पहुंचाई, बात भी पहुंचाई। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हम आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दें कि आप अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी राय देना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल आपका हो, वो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है। आप रखें अपना और अपने अपनों का ख्याल। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।